सोचिए एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में सीधे गोल्ड मेडल जीत लेता है। अरे वाह, ये तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है ना? वो दुनिया के सबसे मुश्किल तार्किक सवालों और क्वांटम फिजिक्स के समीकरणों को बस सेकंडों में सुलझा लेता है। बिल्कुल, इतनी तेज प्रोसेसिंग। हाँ, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर उसी कंप्यूटर को दीवार पर टंगी एक साधारण सी सुइयों वाली एनालॉग घड़ी की तस्वीर दिखाकर पूछा जाए कि समय क्या हुआ है, तो वो 50% से ज्यादा बार गलत जवाब देता है। मतलब ये तो सच में किसी साइंस फिक्शन कॉमेडी का हिस्सा लगता है। बिल्कुल वही तो। सुनने में अजीब है, लेकिन आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की सच्चाई बिल्कुल यही है। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। हम मतलब एक ऐसे दौर में हैं जहां मशीनें बहुत ही जटिल काम तो पलक झपकती कर रही हैं। हाँ, लेकिन जहां एक 5 साल के बच्चे की बुनियादी समझ या जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं, हाँ, उसकी जरूरत होती है, वहां वे पूरी तरह से लड़खड़ा जाती हैं। सही कहा। ये कोई छोटी मोटी तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि हम इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता को आखिर किस तरह से माप रहे हैं। और इसी विरोधाभास ने हमें आज के इस गहन अध्ययन के लिए प्रेरित किया है। आज के हमारी इस चर्चा का जो मिशन है, वो उन तमाम बड़े सवालों के जवाब खोजना है जो एआई को लेकर हर जगह गूंज रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे पास इसके लिए बहुत ही ठोस स्रोत भी हैं। हाँ, श्रोताओं को बता दूं कि आज हमारे पास जो स्रोत हैं, चाहे वो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी की 2026 की विस्तृत रिपोर्ट हो, स्टैनफोर्ड का 2026 एआई इंडेक्स हो, या फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की सीमाओं पर हुआ बिल्कुल नया गणितीय शोध हो, वे सब हमें एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखा रहे हैं। एकदम सही। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी तकनीक शुरू कहाँ से हुई, ये भविष्य में नौकरियों को कैसे बदलने वाली है, और क्या ये कभी सच में इंसानों से ज्यादा समझदार हो सकती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें आज की इन आधुनिक लैब से बाहर निकलकर थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि मशीन इंटेलिजेंस का ये विचार अचानक किसी सिलिकॉन वैली के गैराज में पैदा नहीं हुआ था। इसका इतिहास कंप्यूटर के आविष्कार से भी बहुत पुराना है। अच्छा। अगर हम स्रोतों के ऐतिहासिक हिस्से पर गौर करें तो इंसान सदियों से ऐसी मशीनों की कल्पना करता आ रहा है। ये विचार सीधे ग्रीक मिथकों से जुड़ा हुआ है। एक सेकंड, ग्रीक मिथक मतलब प्राचीन यूनान की कहानियों से। हाँ बिल्कुल, ग्रीक मिथकों की बात करें तो प्राचीन यूनानी कवि होमर का जिक्र आता है। उन्होंने अपनी कविताओं में ट्राइपॉड्स का वर्णन किया था। ट्राइपॉड्स? हाँ, यानी 3 पैरों वाली ऐसी मशीनें जो अपने आप चलती थीं और देवताओं की सेवा करती थीं। ये कल्पना ही तो थी। मतलब इंसान हमेशा से चाहता था कि कोई ऐसा उपकरण हो जो उसके सारे मुश्किल और उबाऊ काम खुद कर दे। हाँ, ये तो इंसान की फितरत है। लेकिन ये कल्पना विज्ञान की शक्ल लेने में सदियों का समय लगा गई। फिर 1940 के दशक में जब पहली बार कमरे के आकार जितने बड़े कंप्यूटर बने, तो लोगों ने उन्हें जायंट ब्रेन्स या विशालकाय दिमाग कहना शुरू कर दिया। जायंट ब्रेन्स मतलब विशालकाय दिमाग, ये तो काफी भारी भरकम नाम है। हाँ, लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, हाँ। वो ये समझना है कि उन्हें दिमाग कहना एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति थी। वो सिर्फ कैलकुलेटर्स थे, राइट? बिल्कुल, वे कोई दिमाग नहीं थे, बल्कि सिर्फ बहुत तेज कैलकुलेटर थे जो वैक्यूम ट्यूब्स पर चलते थे। लेकिन असली बदलाव या कह लें कि दार्शनिक विचारों का तकनीकी दुनिया से असल मिलन 1950 के दशक में हुआ। ऐसा क्या हुआ था 1950 में? केवल आधी सदी पहले ही हमारे पास वो शुरुआती हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग भाषाएं आईं जो इन दार्शनिक विचारों को असल में परख सकती थीं कि क्या मशीन सच में कुछ सोच सकती है। और मुझे लगता है यहीं पे एलन ट्यूरिंग की एंट्री होती है। 1950 में उनका वो मशहूर पेपर आया जिसने एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? हाँ, और उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का विचार दिया। बिल्कुल, ट्यूरिंग टेस्ट। मतलब अगर कोई इंसान किसी मशीन से बातचीत कर रहा हो और उसे ये पता ही न चले कि सामने इंसान है या मशीन, तो क्या हम उस मशीन को समझदार मानेंगे? सही बात है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो शायद कुछ सालों बाद मिला था ना? हाँ, 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में एक समर वर्कशॉप हुई थी। एआई के एक अकादमिक अनुशासन के रूप में जन्म का ये आधिकारिक क्षण माना जाता है। अच्छा, तो डार्टमाउथ वर्कशॉप। जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की जैसे कई बड़े वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे आयोजित किया था। और दिलचस्प बात यह है कि उन लोगों का मानना था
कि अगर वो गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने तक साथ मिलकर काम करेंगे। 2 महीने बस? हाँ, उनका मानना था कि इन 2 महीनों में वे मशीनों में इंसानी समझ पैदा करने की समस्या को पूरी तरह से सुलझा लेंगे। वो बहुत ज्यादा आशावादी थे। बाप रे, 2 महीने में? ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि वो वीकेंड में मंगल ग्रह पर जाने का रॉकेट बना लेगा। बिल्कुल वैसा ही। ये तो बहुत ही गजब का ओवर कॉन्फिडेंस था, और शायद इसी अति उत्साह का नतीजा था कि बाद के दशकों में एआई को कई बार बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा। हाँ, हमारे स्रोत एआई विंटर्स यानी एआई की सर्दियों का जिक्र करते हैं। एआई विंटर्स मतलब जब डार्टमाउथ जैसे दावों के बाद मशीनें उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो निवेशकों और सरकारों ने फंडिंग रोक दी। दशकों तक इस क्षेत्र में एक सन्नाटा सा छा गया। एआई का इतिहास तो सच में एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है, जहां विज्ञान हमेशा हमारी साइंस फिक्शन कहानियों तक पहुंचने की कोशिश करता रहा है। सही कहा। लेकिन फिर कंप्यूटिंग पावर और डेटा के विस्फोट ने इसे वापस जिंदा कर दिया और आज हम उसी विस्फोट के बीचों बीच खड़े हैं। बिल्कुल। 1950 के दशक के वो सपने जो कभी सिर्फ गणितज्ञों के ब्लैकबोर्ड पर हुआ करते थे, आज हमारे दफ्तरों की सच्चाई बन गए हैं। हाँ, और जब कोई तकनीक इतनी गहराई से दफ्तरों में घुसपैठ करती है तो उसका सबसे पहला असर हमारे काम करने के तरीके पर पड़ता है, जो सीधे तौर पर नौकरियों के बहस को जन्म देता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? चलिए बीसीजी की 2026 की उस रिपोर्ट की गहराइयों में चलते हैं। जब भी एआई और नौकरियों की बात होती है तो लोगों के दिमाग में सीधे वो टर्मिनेटर वाली तस्वीर आती है। हाँ, कि मशीनें आकर हमें नौकरी से बाहर निकाल देंगी। बिल्कुल, लेकिन रिपोर्ट के आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि अगले 2 से 3 वर्षों में 50 से 55% नौकरियों पूरी तरह से एक नया रूप ले लेंगी। हाँ, इसे रीशेप्ड होना कहा गया है। लेकिन अगले 5 वर्षों में केवल 10 से 15% नौकरियां ही ऐसी होंगी जो एआई द्वारा पूरी तरह से खत्म या सब्स्टिट्यूट की जाएंगी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। ये बेरोजगारी की भविष्यवाणी नहीं है। टास्क ऑटोमेशन का मतलब हमेशा नौकरी छिनना नहीं होता। तो रिपोर्ट में नौकरियों को कैसे बांटा गया है? रिपोर्ट नौकरियों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटकर समझाती है। पहली श्रेणी है एम्प्लीफाइड या संवर्धित नौकरियां। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वकील का है। एम्प्लीफाइड का मतलब है कि मशीन उनकी क्षमता को बढ़ा रही है, राइट? एकदम सही। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अब बेसिक कोड लिखने में घंटों बर्बाद नहीं करने पड़ते। एआई वो शुरुआती काम कुछ सेकंड में कर देता है और इंजीनियर अपना पूरा दिमाग केवल सिस्टम के आर्किटेक्चर और जटिल लॉजिक पर लगा सकता है। हाँ, इससे उनका आउटपुट इतना बढ़ जाता है कि कंपनियों को ऐसे लोगों की और ज्यादा जरूरत महसूस होने लगती है। काम की मांग और बढ़ जाती है। अच्छा, और दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी है इनेबल्ड या सक्षम नौकरियां। हाँ, इसमें वे काम आते हैं जहां इंसान का होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए एक क्लिनिकल असिस्टेंट या नर्स। जहां एआई उनका काम आसान करेगा लेकिन असली काम इंसान का ही रहेगा। बिल्कुल। एआई मरीज के पुराने रिकॉर्ड खंगालने में, नोट्स लेने में या डेटा का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है, लेकिन मरीज की नब्ज पकड़ना या उसकी स्थिति को देखकर तुरंत मानवीय फैसला लेने का काम मशीन नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ एआई सिर्फ एक सपोर्ट टूल है। सही कहा। लेकिन तीसरी श्रेणी जो रिपोर्ट में डाइवर्जेंट नौकरियों की बताई गई है, वो सबसे ज्यादा पेचीदा है। डाइवर्जेंट नौकरियां, इसमें क्या आता है? इसमें आईटी सपोर्ट या कस्टमर सर्विस जैसे काम आते हैं। यहाँ होता यह है कि जो शुरुआती या एंट्री लेवल के काम हैं, जैसे पासवर्ड रीसेट करना, बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ये सब एआई बहुत आसानी से कर लेता है। अच्छा। इंसानों की जरूरत केवल तब पड़ती है जब नेटवर्क पूरी तरह ठप हो जाए या उच्च स्तर की समस्या समाधान की जरूरत हो। अरे, तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर कंपनियां शुरुआती स्तर के सारे आसान काम एआई को दे देंगी और जूनियर्स की भर्ती बंद कर देंगी, तो 10 साल बाद उनके पास सीनियर एक्सपर्ट्स कहाँ से आएंगे? बहुत सही सवाल है। मतलब कोई भी व्यक्ति सीधा तो जटिल नेटवर्क समस्याएं नहीं सुलझा सकता ना, उसे बेसिक चीजों से ही तो अनुभव मिलता है। हाँ, और रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है। सबसे बड़ी चुनौती नौकरियां छिनना नहीं है, बल्कि वर्कफोर्स को इतनी तेजी से नई स्किल सिखाना या अपस्किलिंग करना है। ये तो है। इसके साथ ही एक और चुनौती सामने आ रही है, जिसे कॉग्निटिव लोड या दिमागी बोझ कहा जाता है। कॉग्निटिव लोड?
इसे अगर हम एक एनालॉजी से समझें तो क्या ये वैसा ही है जैसे जब कैलकुलेटर आया था तो गणितज्ञों ने हाथ से गुणा भाग करना छोड़ दिया और इसके बजाय वे बड़े समीकरण सुलझाने लगे? कैलकुलेटर का उदाहरण ठीक है, लेकिन कॉग्निटिव लोड का असर उससे कहीं ज्यादा थका देने वाला होता है। अच्छा। इसे एक हवाई जहाज के पायलट के उदाहरण से समझते हैं। जब ऑटो पायलट तकनीक आई तो पायलट को हर वक्त स्टीयरिंग पकड़े रहने की जरूरत नहीं रही। हाँ, प्लेन तो खुद उड़ रहे हैं। बिल्कुल, एआई जहाज को उड़ा सकता है। लेकिन अब पायलट की जिम्मेदारी ये है कि वो लगातार दर्जनों स्क्रीन्स और अलर्ट्स पर नजर रखे, और जब कोई अचानक तूफान आए या इंजन फेल हो तो तुरंत एक जान बचाने वाला फैसला ले। हो, मतलब शारीरिक मेहनत तो कम हो गई, लेकिन हर वक्त किसी बड़ी इमरजेंसी के लिए दिमाग को अलर्ट रखने का जो बोझ है वो बढ़ गया। एकदम सही। एआई आसान काम कर लेगा और इंसानों के हिस्से में केवल जटिल फैसले लेना रह जाएगा। ये तो सच में बहुत थका देने वाली स्थिति है। मतलब पूरे दिन के सिर्फ सबसे मुश्किल और तनावपूर्ण फैसले इंसान लेगा। हाँ, लेकिन रुकिए, यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। अगर एआई आसान काम कर रहा है और इंसानों के पास केवल जटिल समस्या समाधान बच रहा है, तो क्या होगा जब एआई जटिल सोच में भी इंसानों को पीछे छोड़ दे? और यहीं पर नैरो एआई और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई की बात आती है। हम आज अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं, चाहे वो मौसम बताने वाला सिस्टम हो, शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर हो या फोन का वॉइस असिस्टेंट हो, वो सब नैरो एआई है। नैरो मतलब जो सिर्फ एक ही विशिष्ट काम कर सकता है, राइट? हाँ, और दूसरी तरफ एजीआई एक सैद्धांतिक अवधारणा है जो इंसानों की तरह किसी भी बौद्धिक कार्य को करने की क्षमता रखता हो। तो क्या एजीआई आ चुका है? स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2026 की सबसे चौंकाने वाली बात इसी से जुड़ी है, जिसे उन्होंने जैग्ड फ्रंटियर या ऊबड़ खाबड़ सीमा कहा है। जैग्ड फ्रंटियर, ये वही विरोधाभास है ना जिससे हमने चर्चा शुरू की थी? बिल्कुल। एआई मॉडल आज इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, लेकिन वही मॉडल 50.1% बार एक साधारण एनालॉग घड़ी का समय सही से नहीं बता पाते। ये एनालॉजी मुझे बहुत मजेदार लगती है। ये तो ऐसा है जैसे आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो क्वांटम फिजिक्स तो आसानी से सुलझा लेता हो, लेकिन उसे अपने जूतों के फीते बांधने नहीं आते। हाँ, एकदम सही उदाहरण है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? वो ओलंपियाड जीत रहा है पर घड़ी नहीं देख पा रहा। इस विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिए ये समझना होगा कि आज का एआई बस डेटा के पैटर्न पकड़ता है। उसने करोड़ों फॉर्मूले पढ़कर पैटर्न तो सीख लिए, लेकिन उसमें इंसानों जैसी कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा। उसे गुरुत्वाकर्षण या समय का कोई बुनियादी एहसास नहीं है। इसलिए एजीआई अभी भी एक सैद्धांतिक भविष्य है, और कुछ लोग तो सिंगुलैरिटी या सुपर इंटेलिजेंस की परिकल्पना भी करते हैं कि एआई खुद को प्रोग्राम करके इंसानी समझ से परे निकल जाएगा। लेकिन अगर उसमें ये बुनियादी कॉमन सेंस ही नहीं है तो ये जैग्ड फ्रंटियर केवल एक तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि इसके गहरे और कभी-कभी खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब है, अगर एआई में कॉमन सेंस नहीं है तो क्या हम उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एजीआई की सीमाओं को लेकर पनिग्रही और शरण का जो नया शोध है वो इसी पर बात करता है। क्या कहता है उनका शोध? वह गणितीय रूप से साबित करता है कि सटीकता यानी एक्यूरेसी, भरोसा यानी ट्रस्ट और इंसानों जैसी तर्क क्षमता, ये तीनों चीजें एक साथ एक ही एआई सिस्टम में होना असंभव है। गणितीय रूप से असंभव? हाँ, स्रोतों के अनुसार यह गोडेल के अपूर्णता प्रमेय और ट्यूरिंग की फॉल्टिंग प्रॉब्लम के समान है। मतलब अगर सिस्टम बहुत जटिल तर्क कर रहा है तो आप उसकी हर बात पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। बाप रे, हम एआई से देवता जैसी निष्पक्षता और परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि गणित कह रहा है कि ये मुमकिन ही नहीं है। सही बात है। और ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है। जो डेटा उसे परोसा जा रहा है वो हमारी अपनी खामियों से भरा हुआ है। बिल्कुल। एआई के भीतर मौजूद पूर्वाग्रह या बायस को देखिए। एआई सिस्टम इंसानी डेटा से सीखते हैं, इसलिए वे इंसानी कमियों को भी सीख लेते हैं। मतलब वो हमारे समाज का ही आईना है। हाँ, फेरारा के 2023 के शोध का उदाहरण लें तो उन्होंने जेनरेटिव बायस की बात की है। जब एआई को सीईओ की तस्वीर बनाने को कहा गया तो उसने केवल पुरुषों की तस्वीरें बनाई। क्योंकि ऐतिहासिक डेटा में पुरुष ही ज्यादा रहे हैं सीईओ के पद पर। बिल्कुल। और जब अपराधी की तस्वीर बनाने को कहा गया तो
उसने रंग भेद को दर्शाते हुए मुख्य रूप से गहरे रंग वाले लोगों की तस्वीरें बनाई। ये तो बहुत ही गंभीर बात है, मतलब वो समाज के पुराने पूर्वाग्रहों को ही आगे बढ़ा रहा है। हाँ, और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी देखा। स्रोतों में कंपास एल्गोरिदम का उदाहरण है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में किया गया था। कंपास एल्गोरिदम? हाँ, ये अनुमान लगाने के लिए कि कोई कैदी दोबारा अपराध करेगा या नहीं, और जांच में वो अश्वेत लोगों के खिलाफ पक्षपाती पाया गया था। श्रोताओं को यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि हम किसी भी तरह का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम केवल स्रोतों में दिए गए कंपास और सीईओ वाले तथ्यों को तटस्थ रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इन शोध पत्रों में सामने आए हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ तकनीकी तथ्य हैं। एआई पूर्वाग्रह समाज में पहले से मौजूद असमानताओं को और गहरा कर सकता है। अगर सिस्टम भरोसेमंद होना चाहिए तो हमें इन मॉडल्स को बेहतर और विविधतापूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित करना होगा। तो आज के इस पूरे गहन अध्ययन को अगर हम समेटें तो हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। होमर के प्राचीन ग्रीक मिथकों से लेकर डार्टमथ के उस कमरे तक जहां एआई पैदा हुआ, 50% नौकरियों के बदलने की हकीकत, और वो अजीब एआई जो गणित का ओलंपियाड तो जीत लेता है लेकिन घड़ी नहीं देख पाता। बिल्कुल। हमने देखा कि एआई इंसान की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि वो हमारे काम करने के तरीके और हमारी अपनी सोच की सीमाओं को आईना दिखा रहा है। एकदम सही निष्कर्ष है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने को एक विचार: अगर गणितीय रूप से ये साबित हो चुका है कि एक एआई सिस्टम कभी भी पूरी तरह से सटीक, 100% भरोसेमंद और पूरी तरह से इंसानी समझ वाला नहीं हो सकता, तो शायद हमारा लक्ष्य एक कृत्रिम इंसान बनाना होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां हम एआई का इस्तेमाल अपनी कमियों को दूर करने के लिए करें, न कि अपनी जगह लेने के लिए। बहुत खूब। और अगर एआई कभी पूर्ण नहीं हो सकता, तो क्या भविष्य की दुनिया में इंसानों की असली अहमियत उनकी कमियों और कॉमन सेंस की वजह से और भी ज्यादा बढ़ जाएगी?